नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 20 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के एक बिजनेस लाइन का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे न्यू ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल से संबंधित। अब चूंकि देखो मानसून सेशन स्टार्ट हो रहा है पार्लियामेंट में, जो बिल इंट्रोड्यूस होंगे या फिर जिनमें अमेंडमेंट होगी, जो एक्ट जिनमें अमेंडमेंट होगी, उनसे संबंधित आर्टिकल्स पब्लिश होंगे। तो आज 2 हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एग्री एजुकेशन से संबंधित बिजनेस लाइन का, और सबसे लास्ट में इंडियन हिस्ट्री को खतरे में डालने से संबंधित डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जांपल। अरुणिमा सिन्हा, इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। ये देखो नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल की प्लेयर थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना इनकी ड्रीम थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, पद्मावत एक्सप्रेस में ये जा रही थी और उस ट्रेन में ना उस समय कुछ चोर आ गए जिनके साथ इनकी भिड़ंत हो गई और उन्होंने इनको धक्का मार के नीचे फेंक दिया। तो ट्रेन के काफ़ी सारे डब्बे जो हैं वो इनके पैर के ऊपर से गुजर गए। काफ़ी दुखद ये एक्सीडेंट था। डॉक्टर्स ने इनके पैर को काटना पड़ा जान बचाने के लिए, लेकिन देखो इन्होंने हौसला नहीं हारा। जब देखो इनके साथ एक्सीडेंट घटित हुआ था ना, तो मतलब जब ट्रेन गुजर गई तो इन्होंने उठने की कोशिश की। इनको समझ में आ गया कि उनका जो एक पैर है वो जा चुका है, और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पूरी रात मुझे वहीं पे गुजारनी पड़ी ट्रैक्स के ऊपर, और छोटे छोटे चूहे की आवाज़ मैं सुन सकती थी जो मंडरा रहे थे मेरे कटे हुए पैर के आसपास। सुबह विलेजर्स ने, लोकल गांव वालों ने मुझे देखा और इमीडिएटली अस्पताल पहुंचाया। बाद में ये इंटरव्यू में कहती हैं कि जब देखो मैं हॉस्पिटल में थी ना बेड के ऊपर, तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि लोग मुझे याद रखेंगे। मुझे ये मतलब इस इंसिडेंट को मैं पॉजिटिव लेती हूँ कि मेरी जान बच गई, कम से कम दुख था लेकिन पैर बच गया, करना ही था। काफ़ी कॉम्प्लेक्स था देखो इनका इलाज, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में नुकसान हुआ था। तो एम्स में इनको एडमिट करवाया गया, तो एम्स में आर्टिफिशियल लेग लगा। बाद में ना इन्होंने क्या किया, तैयारी स्टार्ट की और माउंट एवरेस्ट के शिखर को इन्होंने फतेह किया। ये अपने आप में पहली बार था कि कोई ऐसा पर्सन जिसका जो लेग है वो आर्टिफिशियल है, उसने माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया हो, मतलब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंचा हो। तो काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त होता है जो कुछ इन्होंने किया। रिजिलियंस की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है जो आप एथिक्स में लिख सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को रिप्लेस करने के लिए नए बिल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक नया ड्राफ्ट बिल रिलीज किया, मतलब अभी सिर्फ ड्राफ्ट रिलीज किया है। किस लिए, 1940 का जो एक्ट है ना, एंटीक्वेटेड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 को रिप्लेस करने के लिए। राइटर कहते हैं ये देखो अच्छी चीज है, मिनिस्ट्री ने इस बात को समझा है कि 1940 का ये जो एक्ट है पुराना हो चुका है और इसको रिप्लेस करने के लिए एक नया एक्ट आना चाहिए। ड्रग रेगुलेशन से संबंधित ये एक्ट है। बट राइटर बोलते हैं जो नया ड्राफ्ट रिलीज किया है ना मिनिस्ट्री ने, वो देखो उतना अच्छा नहीं है। आज समय चेंज हो चुका है। ये जो 1940 का एक्ट था ये तब आया था जब देश आजाद भी नहीं था। उस समय ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे, और हमारे देश में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना वो भी बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में थी, मतलब उतनी ग्रो नहीं की थी जितनी आज के समय में हमारे देश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप्ड है। तो आज के हिसाब से जो कानून बने ना वो आज की जरूरतों के हिसाब से बने, लेकिन जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा वो उतना अच्छा नहीं है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिसिंग हैं उनका जिक्र भी करते हैं राइटर। देखो जो ओरिजिनल एक्ट है ना 1940 का, उसमें प्रोविजन ये था, मान लीजिए कोई ड्रग मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल एक्स है कोई ड्रग मैन्युफैक्चरर, उसने ना ए ड्रग को मैन्युफैक्चर किया है। तो मार्केट के आने से पहले, मतलब एक्स मैन्युफैक्चरर ने ए ड्रग को मैन्युफैक्चर कर दिया और ये ड्रग मार्केट में बिकने लगी। मार्केट में ड्रग के आने से पहले किसी प्रकार का कोई क्वालिटी टेस्ट नहीं होता था, लेकिन एक बार ड्रग मार्केट में आ गई तो फिर
ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो रैंडम चेक कर सकता था किसी भी ड्रग को। मतलब ड्रग इंस्पेक्टर मार्केट से ड्रग को परचेज करता और फिर टेस्ट करता कि ये ड्रग की जो क्वालिटी है वो सही है या फिर नहीं है। तो पूरी तरह से सिस्टम ना 1940 के एक्ट के हिसाब से लक बेस्ड था। मतलब ड्रग इंस्पेक्टर ने पर्टिकुलर ड्रग को पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर टाइम पर चूज किया टेस्टिंग के लिए, और वो ड्रग नकली निकल गई या फिर क्वालिटी पर खरी नहीं उतरी, तो फिर जो मैन्युफैक्चरर है उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता था। यह प्रोविजन था 1940 के एक्ट के अनुसार कि मार्केट में ड्रग आ गई तो उसके बाद फिर ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग की टेस्टिंग कर सकता था। लेकिन आज तो आपको पता है इतने टेस्ट होते हैं, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा बार बार टेस्टिंग होती है, अलग अलग पहले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे भी टेस्टिंग होती है, जैसे कई बार चूहे पे, कई बार मंकी पर, और जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है जर्नल पब्लिश करने होते हैं ताकि साथ ही जो साइंटिस्ट हैं वो इवेल्युएट कर सकें डेटा को। आपने देखा होगा कोविड-19 की ड्रग डेवलपमेंट के समय। मतलब कहने का ये है आज ना ऑलमोस्ट ये इम्पॉसिबल है कि बिना क्वालिटी टेस्टिंग के जो ड्रग है वो मार्केट में पहुंच जाए। आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ड्रग मार्केट में पहुंची है तो इसका मतलब वो सारे के सारे जो क्वालिटी टेस्ट है उसको पार करने के बाद ही पहुंची है। मतलब देखो, राइटर के कहने का एसेंस ये है, आज के समय में ड्रग मैन्युफैक्चरर्स को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होता है, जिससे कि ड्रग के मार्केट में आने से पहले ही क्वालिटी की टेस्टिंग हो जाती है। 1988 में इंडिया ने भी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया था। मतलब कि सिंपल भाषा में बोलूं तो रूल्स सरकार ने जारी किए थे कि ड्रग मैन्युफैक्चरर को ये प्रैक्टिसेस अपनानी है क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। जैसे पहले लेबोरेटरी में टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद मंकी पर या फिर रैट पर टेस्टिंग होनी चाहिए। ये सब चीजें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पार्ट हैं। लेकिन देखो, सरकार ने ये रूल्स जारी किए ना 1988 में, तो पार्लियामेंट के कोई एक्ट नहीं बनाया गया था स्पेशल, सिर्फ सरकार ने अपने आप से ही रूल जारी कर दिए। अब होना तो ये चाहिए था कि 1940 का एक्ट रिप्लेस किया जा रहा है, तो नया जो एक्ट होना चाहिए इन्हीं रूल्स के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मतलब इन रूल्स को, इन प्रैक्टिसेस को अब स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। अगर ये एक्ट के अंदर आ जाएंगे, अभी तो सिर्फ सरकार के द्वारा जारी किए गए रूल्स हैं, अगर पार्लियामेंट के थ्रू कानून बनता है और उसके अंदर ये रूल्स होते हैं तो इंप्लीमेंटेशन और भी बेहतर ढंग से हो सकता है इनका। यूएस का एग्जांपल दिया जाता है। यूएस में जो ड्रग रेगुलेटर है ना, उनका फोकस होता है ये इंश्योर करना कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से कंप्लाई करें। अमेरिकन लॉ ये प्रिज्यूम कर लेता है अगर कोई ड्रग ऐसी यूनिट में मैन्युफैक्चर हुई है जो यूनिट इन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वो ड्रग अडल्ट्रेटेड है, यानी उस ड्रग में मिलावट है, वो ड्रग फर्जी है, नकली है, जो भी। समझ गए? तो ये पहला पॉइंट है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को उचित स्थान नहीं दिया गया है नए ड्राफ्ट बिल में। दूसरा पॉइंट ये है, हमारे देश में ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है ना, काफी खराब है। कैसे? देखो, यूएस में ना ड्रग को रेगुलेशन के लिए सिर्फ एक सिंगल फेडरल एजेंसी है, और हमारे देश में कितनी एजेंसीज हैं? 37। कैसे? एक तो देखो, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, CDSCO, और उसके अलावा हर एक स्टेट में और हर एक यूनियन टेरिटरी में ड्रग रेगुलेशन की एक एजेंसी है। ये CDSCO जो है ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, क्या सारे एक ही काम करते हैं? नहीं, एक काम तो नहीं करते। जो स्टेट ड्रग रेगुलेटर है ना, वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस देते हैं। मान लीजिए मुझे नई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करनी है, तो लाइसेंस किससे लूंगा? स्टेट ड्रग कंट्रोलर से। उसके अलावा समय समय पर स्टेट ड्रग कंट्रोलर चेक भी करते रहते हैं, मेरी यूनिट में आके, मेरी फैक्ट्री में आके सैंपल लेंगे, क्या सब कुछ ठीक ढंग से हो रहा है, टेस्टिंग करेंगे, और अगर नकली ड्रग्स निकलती हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। यह सब कौन करेगा? स्टेट ड्रग कंट्रोलर। अब बात आती है
कि ये क्या करेंगे फिर सेंटर वाले, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ये क्या करेंगे? देखो ड्रग डेवलपमेंट के समय ना मुझे क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित डेटा देना है, मान लीजिए क्लिनिकल एविडेंस प्राप्त करना है नए ड्रग की अप्रूवल के लिए। तो जो CDSCO है ना, एक तो ये चेक करता है नए ड्रग्स मार्केट में आए उससे पहले क्या क्लिनिकल एविडेंस सही है कि ये ड्रग अच्छी है, ये चेक करता है CDSCO। दूसरा, ड्रग के इंपोर्ट संबंधी चीजों को भी रेगुलेट करता है, बाहर से कोई ड्रग मंगवानी हो। हालांकि देखो आर्टिकल में कहा जाता है CDSCO अब खुद भी टेस्टिंग संबंधित सैंपल्स लेना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और जो मैन्युफैक्चरर गलती करते हैं उनको प्रोसिक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है। सिंपल भाषा में बोले तो स्टेट ड्रग रेगुलेटर की पावर को थोड़ा थोड़ा छीनना स्टार्ट कर दिया है CDSCO वालों ने, मतलब इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं राइटर। सबसे लास्ट में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रूल्स जारी करती है वो ड्रग्स जिनके पास सपोर्टिंग क्लिनिकल एविडेंस नहीं है उनको बैन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, चलो ये तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस की दूसरे पॉइंट की। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो ये है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में आपको पता है बहुत सारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, शांति से ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, पोल्यूशन कम है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने काफ़ी सारे टैक्स हॉलीडेज भी दिए हैं, यानी टैक्स कम है वहाँ पे। लेकिन अब दिक्कत यह है हिमाचल प्रदेश का जो ड्रग कंट्रोलर है ना, वो उसका ड्रग रेगुलेशन काफ़ी वीक है, यानी समय पे सैंपल्स नहीं लिए जाते, तो वहाँ से ना नकली ड्रग्स निकल के आ जाती हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का ड्रग कंट्रोलर अच्छे से ड्रग रेगुलेशन नहीं करता। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाके ड्रग इंस्पेक्टर चेक नहीं करते, शायद इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हिमाचल प्रदेश को डर लगता है कि अगर हमने टाइटली ये चेक किया तो इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है, अब चूंकि हिमाचल प्रदेश में कोई ड्रग बना, अब पहुंचेगा तो पूरे देश में, तो हिमाचल प्रदेश का ड्रग जो है वो केरला तमिलनाडु वहां भी बिकता है। केरला तमिलनाडु वालों का ये कहना है कि हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं काफ़ी टाइटली चेक करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि केरला और तमिलनाडु की धरती पर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना हो जो नकली ड्रग्स प्रोड्यूस करे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अच्छे से चेक नहीं होता, तो वहां का ड्रग यहां पे आ जाता है जो नकली होता है। इसीलिए होना यह चाहिए, जो ये ड्रग रेगुलेशन है ना वो बिल्कुल सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, लेकिन इसका कोई प्रोविजन नहीं किया गया है नए ड्राफ्ट बिल में। यह रेकमेंड किया था मासेलकर कमेटी ने 2003 में कि ड्रग लाइसेंसिंग जो है उसको सेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है, कि एक सेंट्रल रेगुलेटर जो है वो ड्रग लाइसेंसिंग को रेगुलेट करें। लेकिन ड्राफ्ट बिल जो है इस इशू पर साइलेंट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। राइटर कहते हैं देखो ड्रग रेगुलेशन जो है इसमें ना अभी हमारे देश में क्या होता है, जो अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स है ना, ब्यूरोक्रेट्स तो इलेक्ट होते नहीं है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम से सिलेक्ट होते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं ड्रग रेगुलेशन से संबंधित। इनके पास ना डिस्क्रिशनरी पावर्स काफी ज्यादा है, जैसे कोई नई ड्रग या फिर नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अप्रूवल देना है। अब देखो दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका पब्लिक हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्रॉफिट पर असर पड़ता है, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? ब्यूरोक्रेट्स। अक्सर ये जो डिसीजंस होते हैं वैसे तो देखो साइंटिफिक डेटा, इंस्पेक्शंस और रिपोर्ट्स पर आधारित होते हैं, लेकिन अगर आपको ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना है ऐसे डिसीजंस में, तो आपको ना ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। सिटीजन्स को सब पता होना चाहिए किस ड्रग को अप्रूवल दिया गया है, उससे संबंधित क्लिनिकल डेटा क्या है, कब कब टेस्ट हुआ उस ड्रग का, किस पर टेस्ट हुआ, हर चीज से संबंधित ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर देखो ऐसा होगा तो सिटीजन्स हैं, खास करके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने इस ड्रग को अप्रूवल क्यों दिया जब इतने नुकसान आ रहे थे। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यूएसए में ना हर कदम पे ट्रांसपेरेंसी है, कोई ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेता है, टेस्टिंग होती है, हर चीज में यूएसए में ट्रांसपेरेंसी है। इंडिया में उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर देखो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तभी तो सिटीजन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना इस पूरी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। बट नया जो ड्राफ्ट बिल है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को एकोमोडेट नहीं करता है। तो लास्ट में राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट बिल रिलीज हुआ है, अभी अगर ये छोड़ भी दिया, मतलब इसमें चेंजेस आ भी गए,
तो कोई यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। लेकिन एक बार ये पास हो गया ना, तब दिक्कत हो जाएगी। इस साल हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष है, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ना, पूरा जो ड्रग डेवलप हुआ उसके बाद मार्केट में आया, इस पूरी चेन में ना डेमोक्रेटिक डेफिसिट ना हो, पब्लिक को भी एकोमोडेट किया जाए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ना हमारे देश में जो मोन्यूमेंट्स है ना, उनको प्रिजर्व करने से संबंधित जो एक्ट है उसमें फेरबदल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है ना, उसके ऊपर हमारे देश के नेशनल एम्बलम का बहुत बड़ी प्रतिमा लगी। पार्लियामेंट के ऊपर नेशनल एम्बलम के बारे में आपने पढ़ा होगा। जल्दी से बेसिक फैक्ट्स रिवाइज करवा देता हूँ। नेशनल एम्बलम जो है वो सारनाथ पर अशोका की लाइन कैपिटल से इंस्पायर्ड है। इसमें क्या है, 4 शेर हैं। इसमें जो पीछे वाला शेर है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन 4 शेर हैं जो पावर, करेज, कॉन्फिडेंस, प्राइड, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। और नीचे सर्कुलर एबेकस है, जैसे ये देखिए, ये है सर्कुलर एबेकस। इसमें कौन कौन से जानवर हैं? इसमें देखो, एक एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है और एक लायन है, जो कि धर्म चक्कर से सेपरेटेड हैं। जैसे बीच में ये धर्म चक्कर है ना, इनसे सेपरेटेड हैं ये 4 एनिमल्स हैं। और उसके बाद है सत्यमेव जयते नीचे। जो सत्यमेव जयते है ना, इसको लिया गया है मुंडका उपनिषद से। इसका मतलब है सत्य की हमेशा जीत होती है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारे देश का जो संविधान है वो फोर्स में आ गया था। चक्र रिप्रेजेंट करता है जस्टिस, लॉ, रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों को। बुल रिप्रेजेंट करता है हार्डवर्क, स्ट्रेंथ, डिवोशन, इन सब चीज़ों को। हॉर्स किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉयल्टी, स्पीड, एनर्जी, इन सब चीज़ों को। एलिफेंट का नहीं पता। आप बताइए, एलिफेंट की कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एलिफेंट की एक तो देखो मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत याद रखते हैं। पीस को रिप्रेजेंट कर सकता है, काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं एलिफेंट्स, लेकिन एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर तो काफ़ी तंग कर सकते हैं। और एलिफेंट कोऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि झुंड में चलते हैं ना। तो मतलब ये चीज़ें हैं जो हमने अनुमान लगाया। अच्छा, एक बात बताइए, अब बात चली ही है, तो ये चक्र किसको रिप्रेजेंट करते हैं? चक्र रिप्रेजेंट करते हैं कि टाइम हमेशा चलता जाता है, रुकता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे की ओर देखना चाहिए। और ये जो 4 शेर है ना, अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहे हैं, तो विजिलेंस को भी ये रिप्रेजेंट करता है। चलो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया, अगर यूपीएससी प्री में पूछ लेती है। तो अब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो बन रही है उसके ऊपर ये बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है, काफ़ी बड़ी है। ये देखो, प्रधानमंत्री खड़े हैं, तो उनके साइज के हिसाब से ये कितनी बड़ी है प्रतिमा। टोटल वेट है 9500 kg का, हाइट है 6.5 मीटर। और इसको सपोर्ट करने के लिए स्टील का एक स्ट्रक्चर है, उसका वेट भी 6500 kg है। इसको लेकर ना एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। कंट्रोवर्सी क्या थी? ये देखो, इसमें ना शेर थोड़े एग्रेसिव से दिख रहे हैं आपको, दहाड़ते हुए। लेकिन आप ये देखोगे ना, पुराने नेशनल एम्बलम की जो तस्वीरें हैं ना, उसमें शेर थोड़े शांत स्वभाव के दिख रहे हैं। जैसे मतलब 3 अटेम्प्ट हो गए, प्री नहीं क्लियर हुआ, ऐसी तस्वीर लग रही है शेर की। और ये तस्वीर ऐसी है जैसे चौथे अटेम्प्ट में प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, उसके बाद की तस्वीर लग रही है। समझ गए? एग्जाम्पल है। खैर देखो, मेन जो आर्टिकल है ना वो इन चीज़ों पर नहीं है। इन चीज़ों को तो राइटर मेंशन करते हैं कि आर्ट के साथ कैसे सरकार खिलवाड़ कर रही है। मेन जो आर्टिकल है ना वो एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट से संबंधित है। इस एक्ट को अमेंड करने के लिए ना सरकार नया बिल लाना चाहती है मानसून सेशन में। राइटर कहते हैं अभी तक ना ड्राफ्ट तो आया नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर्स देगी अगर अमेंडमेंट होती है तो, ताकि ज़्यादा अच्छे से वो आर्ट को सहेज सकें।
1958 का ये जो एक्ट है ना, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, एंशिएंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, इसका सेक्शन 20 ये कहता है जिस कोई भी नेशनल मोनूमेंट है ना, उसके 100 मीटर के रेडियस में तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ये अजंता केव्स हैं, अजंता केव्स के 100 मीटर के रेडियस में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, और 300 मीटर के रेडियस में आगे अगर कोई एक्टिविटी होगी ना कंस्ट्रक्शन संबंधी तो रेगुलेटेड होगी, मतलब पूछ के ही होगी, ऐसे अंधाधुंध नहीं होगी जब मर्जी चाहे किसी ने कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, ऐसा नहीं होगी। लेकिन अब जो नया एक्ट आएगा ना, या फिर यूं कह सकते हो अमेंडमेंट होगा ना, उसमें प्रोविजन ये होगा, एक एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी कि मोनूमेंट के आसपास के एरियाज में कौन सी एक्टिविटीज को परमिशन दी जा सकती है और कौन सी कमेटी को नहीं दी जा सकती है। लेकिन मतलब कहने का यह है, एक्सपर्ट कमेटी को ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी ये डिसाइड करने की कि मोनूमेंट के आसपास एरिया में परमिशन देनी है किसी नई एक्टिविटी को, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन संबंधित एक्टिविटी को, या फिर नहीं देनी है। अब राइटर बेसिक से शुरुआत करते हैं, कंटेक्स्ट बता दिया, अब बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हमारे देश में 3700 आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एंशिएंट मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, जैसे वेल प्लान सिटीज, मान लीजिए बुद्धिज्म से जुड़ी कोई साइट है, कोई टेम्पल है, सल्तनत से जुड़ी कोई साइट है, ये सब कुल मिला के 3700 आर्कियोलॉजिकल साइट्स के आसपास हैं। और ये जो साइट्स है ना, वो अपने आसपास के लैंडस्केप से ना जुड़ी हुई हैं। जैसे बिहार में बाराबर केव है, अजंता केव्स हैं महाराष्ट्र में, ये सारी केव्स जुड़ी हुई हैं घाटियों से, केव से। कर्नाटक में पतादकल टेम्पल हैं, ये मालप्रभा रिवर से जुड़े हुए हैं। मतलब समझ गए ना, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ना, ज़्यादातर साइट्स किसी ना किसी ज्योग्राफिकल लैंडस्केप से जुड़े हुए हैं। जब ब्रिटिशर्स का राज आया ना, वैसे तो पहले ही आ गया था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ना उन्होंने इन इंपॉर्टेंट साइट्स को ना अपने हिसाब से चेंज करना स्टार्ट कर दिया। उनको लगता था कि ये साइट अगर इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो वो उनके आसपास की गलियों को चौड़ा करवाते, लेकिन उस साइट से संबंधित या फिर उस साइट से जुड़ी हुई कोई हिस्ट्री है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेन मोनूमेंट है, उसके आसपास कोई छोटा मोटा मोनूमेंट था, उसको ब्रिटिशर्स ने दूर करवा दिया, तुड़वा दिया, बस उन्होंने फोकस किया मेन साइट पर। बट सरकार अब वो गलती ना करे, अब देश आजाद हो चुका है। अब देखो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के आसपास की साइट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटर के अनुसार। जैसे देखो पुराना किला है, जब देश आजाद हुआ था ना, पाकिस्तान से बहुत सारे रिफ्यूजीज आए, पुराना किला में ठहरे, बाद में उनको जगह दे दी सरकार ने। जब वो यहां से चले गए तो फिर पुराना किला जैसे स्पेसिस का इस्तेमाल होने लगा लोगों के द्वारा एक्सरसाइज करने के लिए, प्रेयर मीटिंग्स के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन ना धीरे धीरे दिल्ली जो है ना, वो एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनता गया। कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, केस स्टडी दिल्ली की है। तो ना दिल्ली में ग्रीन कवर कम हो गया, हर जगह कंक्रीट कंस्ट्रक्शन ये दिखने लगा। लेकिन ये जो स्पेसिस थे ना नेशनल मोन्यूमेंट्स टाइप, इनके आसपास ग्रीनरी बची हुई थी, क्योंकि 1959 का एक्ट था कि इसके आसपास कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती, तो यहां पे ग्रीनरी बची रही। तो ये जो स्पेसिस है ना, माइग्रेटरी बर्ड्स, स्मॉल मैमल्स, इनके लिए भी स्वर्ग की तरह बन गए, क्योंकि बाकी जगह कंक्रीट इस्टेब्लिश होता जा रहा था। बट अब ये जो कमेटी सरकार इस्टेब्लिश करेगी, अगर ये नेशनल मोन्यूमेंट के आसपास कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे देती हैं, तो फिर देखो नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा, ये नेशनल मोन्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर है ना, फॉर एग्जांपल लाल किला के आसपास कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी, तो इससे लाल किला की इमारत पर असर पड़ सकता है। सदियों पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं, इनकी नींव कमज़ोर हो सकती है। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न, अभी भी देखो कुछ मोन्यूमेंट्स को तो हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मुंबई में जोगेश्वरी केव्स हैं, यहाँ पर इसके आसपास डोमेस्टिक वाटर और ग्रे वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। ताजमहल देख लीजिए, एयर और वाटर पोल्यूशन के कारण व्हाइट मार्बल जो है ताजमहल का, वो पीले और ग्रीन कलर का हो रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में राइटर ये कहते हैं, देखो ये जो मोन्यूमेंट्स है ना, इनके आसपास का एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि देखो इन मोन्यूमेंट्स के आसपास भी खुदाई में इनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिससे वो इतिहास का पता लगाते हैं। लेकिन अगर इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है
तो फिर इतिहास को वेरीफाई करने में, इतिहास खंगालने में मुश्किल आएगी इन आर्कियोलॉजिस्ट को। इसलिए सरकार जो ये फेरबदल करने जा रही है ना, ये सोच समझ के करे। और सरकार जो कह रही है कि ये हम अलग से कमेटी स्टैब्लिश करेंगे जो डिसाइड करेगी कि मोन्यूमेंट के आसपास एक्टिविटी को अप्रूवल देना है क्या नहीं देना है, सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए कि इस कमेटी में कौन कौन होगा, इस कमेटी का काम क्या होगा। ऐसा नहीं कि बिल पास करवा दे बिना चर्चा के। इससे तो हमारे देश में मोन्यूमेंट्स को बहुत नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी सरकार आर्ट को मिलिटराइज कर रही है, वो याद कीजिए पहली बात जो कंटेक्स्ट हमने डिस्कस किया था। और दूसरा, अब सरकार ये बिल लेके आ रही है, तो इससे हमारे देश में इंडियन आर्ट को नुकसान होगा, ये राइटर का कहना है, मानना है। चलते हैं आगे। अब अगला जो आर्टिकल है वो एग्री एजुकेशन से संबंधित है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एग्रीकल्चर एजुकेशन हमारे देश में बहुत पुरानी है। इवन मेडिवल इरा से पहले भी नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में एग्री एजुकेशन दी जाती थी सॉरी। लेकिन औपचारिक रूप से एग्रीकल्चर एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट हुई जब काफ़ी सारे एग्रीकल्चर कॉलेजेस इस्टाब्लिश हुए। जब देश को आज़ादी नहीं मिली थी उस समय, जैसे कानपुर में, लियालपुर में, जो अभी आज के समय पाकिस्तान में है, कोयम्बटूर में, नागपुर में, ये सब 1905 में इस्टाब्लिश हुए थे। पुणे में 1907 में एग्रीकल्चर कॉलेज इस्टाब्लिश हुआ था और साबोर में 1908 में। इसके बाद देखो देश आज़ाद हो गया और आज़ाद देश में आपको पता है फूड इनसफिशिएंसी का चैलेंज था। तो सरकार को लगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, साइंटिस्ट की आवश्यकता है जो नई नई सीड वैरायटीज़ को डेवलप कर सकें। तो सरकार और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की सहायता से हमारे देश में एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की कैपेसिटी बिल्डिंग स्टार्ट हुई। आज के समय में देखो देश में 75 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हर साल 45,000 के आसपास स्टूडेंट्स एनरोलमेंट लेते हैं। ये देखो 1960 से 9 गुना ज़्यादा है। 1960 में सिर्फ 5,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोलमेंट लेते थे। 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ICAR यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन फिशरीज एंड एजुकेशन मुंबई में है। आपसे एक बात पूछूं, ये इज्जतनगर कहाँ है बताइए? नाम से क्या लग रहा है? इज्जतनगर कौन से राज्य में हो सकता है? ये यूपी में है। इतना ज़्यादा सुर्खियों में नहीं आता इज्जतनगर, है ना। खैर आगे चलते हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ना, एग्रीकल्चर के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हाल फिलहाल में इंक्रीज हुए हैं। हर एक सीट के लिए 85 एप्लीकेंट्स हैं। लेकिन देखो अगर मेडिकल कोर्सेज के साथ कंपेयर करें, मेडिकल कोर्सेज में हर एक सीट के लिए ना 50,000 कैंडिडेट हैं। कंपेयर करें तो ऐसा लगता है जैसे एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट कहती है हमारे देश में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन के लिए बहुत कम है, 26.3%। और एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो और भी कम है, 0.03%। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में एग्रीकल्चर एजुकेशन डिवीजन ऑफ द ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया 52% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लिया, उनके ना 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं +2 के एग्जाम्स में, यानी 12वीं के एग्जाम्स में। तो ये अच्छी बात है कि इतने टैलेंटेड लोग भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कोर्स करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद एग्रीकल्चर में 30% बच्चे ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाते ही नहीं हैं। और बहुत सारे, या फिर यूं कहें ज़्यादातर टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए एग्रीकल्चर अब एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है। वो जेई की तरफ जाना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में कम स्टूडेंट्स आना चाहते हैं। अगर देखो हम चाहते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में आएँ, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि ना अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हो। एक बार अगर ग्रेजुएशन हो जाती है तो किसी स्टूडेंट को ना फोर्स नहीं किया जा सकता, सब कुछ मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट ने ये डिसाइड किया कि जेई का कोर्स
करने के बाद में, मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद में ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलता है तो लोग वहीं जाने लगेंगे। सीधी सी बात है। यही वो मार्केट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। मार्केट भगवान है, मार्केट सब कुछ सेट कर देती है अपने आप। इसके बाद राइटर एक पॉइंट बोलते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ना जो रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट से बनी होती हैं वो काफ़ी ख़राब तरीके से काम करती हैं। उनके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, स्टाफ की कमी होती है, बजट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज तो होता है, लेकिन स्टेट में ज़्यादा एग्रीकल्चर कॉलेजेस हो गए और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा डिवीजन्स आ गई, तो ओवरऑल जो बजट है ना पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, पर्टिकुलर डिवीजन के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए वो कम हो जाता है। आवश्यकता जहां आज के समय में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की है, लेकिन जैसे तैसे ऑपरेशंस चल पाते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। दिक्कत ये भी है आज के समय में ना काफ़ी सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस खुल गए हैं, ऐसे कॉलेजेस जो भारी भरकम फीस ले लेते हैं स्टूडेंट से लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए भी एक बॉडी होनी चाहिए। उस बॉडी का नाम क्या हो? एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे देखो पशुओं की एजुकेशन यानी वेटनरी साइंस की जो एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, VCI। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए बॉडी होनी चाहिए AECI, एग्रीकल्चर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जांपल, अरुणिमा सिन्हा, इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। ये देखो नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल की प्लेयर थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना इनकी ड्रीम थी, लेकिन एक बार क्या हुआ, पद्मावत एक्सप्रेस में ये जा रही थी और उस ट्रेन में ना उस समय कुछ चोर आ गए जिनके साथ इनकी भिड़ंत हो गई और उन्होंने इनको धक्का मार के नीचे फेंक दिया। तो ट्रेन के काफ़ी सारे डब्बे जो हैं वो इनके पैर के ऊपर से गुजर गए। काफ़ी दुखद ये एक्सीडेंट था। डॉक्टर्स ने इनके पैर को काटना पड़ा जान बचाने के लिए, लेकिन देखो इन्होंने हौसला नहीं हारा। जब देखो इनके साथ एक्सीडेंट घटित हुआ था ना, तो मतलब जब ट्रेन गुजर गई तो इन्होंने उठने की कोशिश की, इनको समझ में आ गया कि उनका जो एक पैर है वो जा चुका है। और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पूरी रात मुझे वहीं पे गुजारनी पड़ी ट्रैक्स के ऊपर, और छोटे छोटे चूहे की आवाज़ मैं सुन सकती थी जो मंडरा रहे थे मेरे कटे हुए पैर के आसपास। सुबह विलेजर्स ने, लोकल गांव वालों ने मुझे देखा और इमीडिएटली अस्पताल पहुंचाया। बाद में ये इंटरव्यू में कहती हैं कि जब देखो मैं हॉस्पिटल में थी ना बेड के ऊपर, तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि लोग मुझे याद रखेंगे, मुझे ये